जगह है और यहाँ की हर एक चीज़ मेरे लिए कुछ खास मायने रखती है, मेरी ज़िंदगी में भी और मेरे करियर में भी। तो आज बड़ा अच्छा मौका है, मेरे साथ 4 वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं और इन्होंने कोई एक चुनाव नहीं देखा है। अभी जब बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सालों के कितने चुनावों का अनुभव, तजुर्बा और हवा के रुख को भांप कर इन्होंने सरकारों को तय होते देखा होगा। प्रमोद गोस्वामी जी बहुत लंबे अरसे तक पीटीआई न्यूज़ एजेंसी में रहे, सुरेंद्र दुबे जी यूएनआई न्यूज़ एजेंसी में रहे। तो एजेंसी के पत्रकारों की खासियत ये होती है कि वो सिर्फ खबर जानते हैं, उसका पक्ष जो है वो छोड़ देते हैं पाठकों को तय करने के लिए इसमें माइनस और प्लस क्या है, वो विशुद्ध न्यूज़ बताते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इंडिया डेली लाइव अपने दर्शकों तक लगातार बताते रहता है। फिर नवल जी हैं और फिर हमारे नितिन जी हैं, वो भी हमें बताएंगे। मैं सबसे पहले सुरेंद्र दुबे जी के पास जाना चाहूँगा और उनसे पूछना चाहूँगा कि सर, इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प है, ख़ास तौर पर इसलिए कि पार्टियां कह रही है, खास तौर पर बीजेपी कह रही है कि इस बार के चुनाव में कुछ है ही नहीं। चुनाव बिल्कुल तय है कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव हो रहा है। कोई कहीं किसी तरह का ना अंडर करंट है, ना किसी तरह की बात है। आप उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट से ही हम शुरू करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में आपके हिसाब से लगता है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बिल्कुल गॉन डेड केस है, कुछ नहीं है, यहाँ बिल्कुल क्लीन स्वीप होगा, बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतेंगी और यही हाल देश में होगा? पहला रिमार्क आपका। जी देखिए, मिहिर रंजन ने हमसे सवाल पूछा और मैं आप सबको बता दूं कि मिहिर ने अपने जर्नलिस्टिक करियर की शुरुआत मेरे साथ की थी लखनऊ में, और उस दौर से इस दौर तक उनका विचार बदला नहीं। वो जैसे पहले हमारा मान सम्मान करते थे वो आज भी करते हैं। अभी इन्होंने सवाल सबसे पहले माइक इसलिए थमा दिया कि वो मालूम है कि मैं जो कहूँगा काफ़ी हिम्मत के साथ और बहुत बहादुरी से कहूँगा जी। मैं किसी एंकर की भाषा को कभी स्वीकार नहीं करता हूँ। एंकर का काम है आपको भड़काना, आपको भड़कना भड़क जाइए, ना भड़कना ना भड़के। ही इज डूइंग हिज ओन जॉब। हमारा काम यह कि हम पत्रकार हैं तो हम क्या कहें। देखिए, 80 की 80 सीटों का एक नारा है और हर पार्टी जब चुनाव लड़ती तो एक नारा देती है। मैं तमाम ऐसे लोगों को जानता हूं जो जिंदगी भर चुनाव लड़े, कोई चुनाव नहीं जीते, फिर भी वो नेता हैं और हर बार ये कहते हैं कि भैया इस बार तो हम निश्चित जीतेंगे। हमें मालूम होता है कि हार रहा है, लेकिन फिर भी हम उसकी खबरें भी देते हैं, करते हैं कि चलिए लड़ने का एक जज्बे का निर्वाह कर रहा। अब पॉलिटिकल उस पर आते हैं। देखिए, आजकल चुनाव को समझ पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है और बहुत आसान भी है। तो चूँकि यहाँ सारी यंग जनरेशन बैठी हुई तो मैं थोड़ा पुरानी किताबें पलट के भी आप लोगों को बता दूं कि चुनाव कैसे एसेस किया जाता था और चुनाव कैसे होता था। आप में से बहुत लोगों को याद भी होगा, पहले चुनाव चिन्ह पर लड़ा जाता था। 2 बैलों की जोड़ी मतलब कांग्रेस, दीपक जनसंघ, बरगद समाजवादी पार्टी। आप जिस तरह के चुनाव चिन्ह की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हॉल में 70% आबादी ने सुना नहीं होगा कि दो बैलून किसका निशान था, दीपक। इसीलिए मैं उसका उल्लेख कर रहा हूँ कि चूंकि आप लोग एक मीडिया संस्थान से हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस बाजार में आज आप मतलब व्यापार कर रहे हैं उस बाजार का इतिहास क्या था। 2 बैलों की जोड़ी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था और हम लोग तब बहुत छोटे होते तो नारा लगता था 2 बैलों की जोड़ी को भूलो मत, भूलो मत। कोई प्रत्याशी का नाम कोई पता नहीं करता था। अच्छा। 2 बैलों की जोड़ी मतलब कांग्रेस। बाद में उसका नाम बदल करके फिर उसमें गाय बछड़ा आया और गाय बछड़े से भी हटा करके इंदिरा गांधी ने फिर हाथ का पंजा कर दिया। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि चूँकि तमाम युवा पीढ़ी हमारे सामने है और एक सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते मुझे लगा कि सब लोगों को पता भी रहे कि चुनावी दुनिया इस देश में आज की तरह हमेशा नहीं थी।
जहाँ सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से बात शुरू होती है। हम लोगों के घर पर लोग जाते थे प्रत्याशी, और प्रत्याशी भी कम जाते थे, जो फॉलोअर्स थे वो जाते थे, चाचा चाची दादी भाई सबसे मिल करके वो अपना एक बिल्ला दे आते थे, जो आजकल नहीं मिलता है। और हम जो लड़के होते थे वो जुलूस में इसलिए शामिल होते थे कि उसमें एक बिल्ला मिलेगा, और शाम को जब जुलूस खत्म हो जाएगा तो ट्रॉफी या कुछ चीज़ मिलती थी ताकि लड़के आ जाए। आज पूरा ज़माना सोशल मीडिया पर आ गया है। अगर आप सोशल मीडिया पर आपकी निगाह नहीं है तो आप चुनाव को एसेस नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर आपको दिखाई नहीं पड़ता है। इस बात को वर्तमान जो सत्ताधारी लोग हैं इन्होंने 2014 में समझा। अब उनके लिए यही सोशल मीडिया एक दिक्कत भी हो गया कि यार इस प्लेटफॉर्म से तो हम भी काम करते थे, अब ये दूसरे लोग जान गए हैं। आप सुबह से शाम तक कहीं मत जाइए, सोशल मीडिया पर टहलिए, क्या कहते हैं, यूट्यूब छानिए, आपको सब शाम तक पता चल जाएगा कि कहाँ हवा जा रही है। और मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई हवा नहीं है, हर चुनाव में हवा होती है, बस एसेस करने का अंदाज होता है। कुछ लोग उस हवा को पकड़ लेते, कुछ लोग नहीं पकड़ लेते। इस बार की हवा क्या कह रही है? देखिए, इस बार की हवा में बड़ा कन्फ्यूज़न है। जो भाजपा का पक्ष है वो कहता है कि नहीं हम किसी को नहीं आने देंगे, और कांग्रेस कह रहे हम आ रहे हैं। लेकिन दोनों अर्ध सत्य हैं आज की डेट में, पूर्ण सत्य नहीं है। अब आप देखिए किस किस लेवल पर कन्फ्यूज़न है। हम लोगों को 11 दिन बाद ये चुनाव आयोग ने बताया कि कितने % वोट पड़ा है, तो हम जो पूरा एनालिसिस वो तो कर गए कि वोट कम पड़ा। अब जब उन्होंने बता दिया तो हमसे कई चैनल के लोगों ने बताया कि हम नए ढंग से एसेस करेंगे भाई। तब तो हमने कहा कि 6% से 7% तक कम वोट पड़ा, तो उसका हमने एक अंदाज लगाया कि शायद जनता की नाराज़गी है, या उसका अर्थ ये भी लगा सकते हैं कि नहीं जो बीजेपी को देने वाले थे वो गए, बाकी ने कहा यार कुछ होने वाला नहीं इसलिए हम नहीं जाएंगे। जी, अब ये अपना अपना असेसमेंट है। और साइकोलॉजिस्ट भी बड़े से बड़े ये तय नहीं कर पाए कि आखिर कम वोट पड़ना किस बात का द्योतक है। हाँ, जब जब परिणाम आ जाएगा तो हम बता देंगे कि क्या हुआ। जी, ये वैसे ही है कि जैसे डॉक्टर की असली पहचान तब है जब वो डायग्नोसिस कर दे कि आपका रोग क्या है। जी, मर जाने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बताया जाए कि फला ऐसे मर गया तो उसका कोई मतलब नहीं। जी, 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 क्योंकि वो काम तो वो जो एक मतलब जमादार टाइप का आदमी वहाँ बैठा रहता है वही पोस्टमार्टम करता है, डॉक्टर कोई नहीं करता। जी, जी, तो हम लोग इसको पोस्टमार्टम करने के बजाय आज हम जो एनालिसिस के नब्ज पकड़ें, और जो नब्ज पकड़ लेता है वही पत्रकार है। मैं नवल जी की तरफ जाना चाहूँगा, मैं आपके पास फिर आऊँगा। नवल जी, अभी दुबे जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते कि पहले के ज़माने में चुनाव चिन्ह ही देख के मतलब उम्मीदवारों के नाम की बात ही नहीं होती थी। आपने देखा निशान और जाके वोट डाला है, इसकी भी जहमत कोई नहीं उठाता था कि उम्मीदवार कौन है। इस बार भी जो चुनाव हो रहा है, बीजेपी एक तरह से यही कह रही है कि मोदी है, वही प्रधानमंत्री बनेंगे, उनको जिताने के लिए। आप अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी जाइए, उम्मीदवारों से बात करिए, हर कोई यही कहेगा सवाल उम्मीदवार का नहीं है, सवाल इस बात का है कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, इसीलिए वोट दीजिए। यानी एक व्यक्ति है जिसको जिताने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम, पूरे के पूरे कार्यकर्ता और यही जनता। आप मानते हैं कि ये पुराने वाली ही रवायत होगी और मोदी के नाम पे वोट मिल जाएगा जिसमें दूसरी पार्टियां पीछे छूट जाएगी? देखिए, पहले तो मैं आपको मिहिर जी, आपको और आपकी इंडिया डेली की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि किसी भी कॉन्क्लेव में जाता था तो मुझे ज़्यादातर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और नेता बैठे दिखते थे, लेकिन युवाओं को बैठाया, देश का भविष्य है, तो इसके लिए आपको पूरी टीम को बधाई। और मेरे ख्याल से अपने लिए आप लोग ताली बजा दें। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन इसका जवाब मैं देने के लिए शुरुआत से ही बात करूँगा कि जब देश आज़ाद हुआ था तो नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, और उस समय से ही एक दौर आ गया जो कैरिस्मेटिक लीडरशिप का आ गया, और भारत में जो मुद्दे होते हैं
उस पर चुनाव बहुत कम होता है, वो कैरिस्मेटिक लीडरशिप पे ज़्यादा होता है। जैसे कि नेहरू जी गए, उसके बाद इंदिरा गांधी कैरिस्मेटिक लीडरशिप में गिना जाता था और तब कहा जाता था कि इंदिरा जी नहीं रहेंगी, सर लोग ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, तो कौन देश में चुनाव का नेतृत्व करेगा। उसके बाद वही लीडरशिप राजीव गांधी में थी। उसके बाद एक बहुत बड़ा सा गैप आ गया था जहाँ पे पार्टी वाइज चुनाव होने लगे थे, और आप देखेंगे कि वो बड़े बिखरे हुए चुनाव होने लगे थे। बड़े गठबंधन वाली जो सरकारों का दौर शुरू हुआ था वो उसी समय हुआ था, और बीजेपी ने इसको रीड किया, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को प्रोजेक्ट करके जो पीएम घोषित करके चुनाव लड़ाने की जो परंपरा हुई वो वहीं से शुरू हुई। तो ये रीड किया गया कि भारत में जब नागरिक लोग जब वोट देने जाते हैं तो वो पार्टी नहीं देखते हैं, मुद्दे उस स्तर पर नहीं देखते हैं जिस स्तर पर देखना चाहिए। वो ये देखने लगते हैं कि हम किसको चुनाव दे दें जो हमारा वोट दे दें जो हमारा भला कर सके। अब देखिए इस चुनाव में भी यही समस्या आ रही है कि बीजेपी की तरफ से एक ऐसा लीडर है जो कि 14 से पहले ही उसकी इमेज बन चुकी थी, उसकी छवि के नाम पे चुनाव हुआ था। दूसरा चुनाव भी उसने जीता, और तीसरे में भी उसी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। विपक्ष के पास सबसे बड़ा संकट यही है कि उनके पास कोई क्लियर कट लीडरशिप नहीं है। अब वो ट्रेडिशनल तरीके की मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये चुनाव मोदी का करिश्मा वर्सेस विपक्ष की निराशा का है। इधर करिश्मा है चेहरे के साथ, मोदी का और इधर जो करिश्मा, है थोड़ा सा चेंज करूंगा, मोदी का करिश्मा और विपक्ष को उसे गलत साबित करने की बातें हैं। इस पे चुनाव है, तमाम तरह की नहीं, विपक्ष को गलत साबित करने की बात में समझा नहीं। नहीं, हर विपक्ष- पार्टी का काम होता है अपने अपोजिशन के दावे को झुठलाना, उसे गलत साबित करना, हर पार्टी करती है। और दूसरी पार्टी का काम होता है कि अपने आप को डिफेंड करके वो चीज़ जनता के बीच में देना, वो मैसेज पहुंचाना जो आप देना चाहते हैं। आपके कहने का मतलब क्या ये है कि बीजेपी इस काम में सफल हो रही है, और जो अपोजिशन की पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या दूसरी पार्टियां हो, वो इस काम में विफल है, वो सफल नहीं हो पा रही है? आपकी बातों के दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये है कि बीजेपी ने डिलीवर किया क्या, तो जैसे धारा 370 थी, बहुत बीजेपी के शुरुआत से ये मुद्दा था, वो खत्म हुआ। राम मंदिर वो उसका निर्माण हुआ, ये कई मुद्दे बीजेपी ने हासिल किए हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जिस तरह से रोजगार मिलने चाहिए थे, जिस तरह से देश का सिस्टम दुरुस्त होना चाहिए था, जिस तरह से अमीर गरीब का जो फासला बढ़ रहा है वो कम होना चाहिए था, वो नहीं है। लेकिन मुझको लगता है कि विपक्ष के पास सबसे बड़ा संकट है कि वो जो मुद्दे थे, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे तमाम समस्याओं का हो, उन मुद्दों पे जाने के बजाय वो बीजेपी के पिच पे आ गई है। वो चुनाव को हिंदू मुस्लिम पे ले वो आई। आ गई है या ले आई गई है? नहीं नहीं, शुरुआत से ही खुद भी जो जिस तरह का उन्होंने अपना घोषणा पत्र बनाया था, उसमें भी देखेंगे जिसको पकड़ के पिक करके खुद प्रधानमंत्री बोलने लगे हैं कि वो जो मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, इस तरह की जो बातें आई। लेकिन कई घोषणा पत्र में तो मैंने भी पढ़ा है, मंगलसूत्र शब्द तो उसमें कहीं नहीं था, उसमें इनडायरेक्टली सब चीजें थी। उसका विश्लेषण जो किया बीजेपी ने, वो अब उसके बाद जिस तरह की चीजें हुई कि हमको जो है वोट जिहाद करना, इस तरह की बातें उभरने लगी, और कई बयान है। आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना आ गया, दौर बदल चुका है। कोई भी एक छोटा सा नेता भी बोल दे, किसी बड़े लीडर की बेटी भी बोल दे, तो उसको बता दिया जाता है कि चूंकि इस पार्टी से जुड़ी हुई, इस पार्टी का ये मुद्दा है, तो उस पिच पे लाके चुनाव हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा संकट, जैसा सुरेंद्र जी ने बताया कि मेरे जीवन में भी, मेरे 27-28 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, पहली बार ऐसा चुनाव हुआ कि 2 फेज के चुनाव हो गए, और उसमें जो 3-4% जो पोलिंग कम हुई है, उसमें ये विश्लेषण करना बड़ा कठिन हो जा रहा है कि ये वोट जो नहीं पड़े हैं वो किस वजह से पड़े हैं। जनता के अंदर बहुत ज़्यादा निराशा है, या जनता किसी के प्रति उत्साहित नहीं हो पा रही है, या किसके वोटर घर से नहीं निकले हैं। और उसके आप चौंक जाएंगे कि ऐसे ऐसे लोगों ने विश्लेषण किए कि जैसे किसी ने बताया कि बीजेपी की वजह से वोट कम हो गया। मैंने कहा, पूछा कैसे? उन्होंने कहा बीजेपी ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, तो लोगों ने कहा हम गर्मी में कहा जाए 350 पार तो हो ही जाएंगे। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा कि कांग्रेस के वोटर नहीं निकले। हमने कहा कैसे नहीं निकले, जो सपा कांग्रेस बाकी और पार्टियां लड़ रही हैं? तो क्या वो इस तरह से नहीं निकले कि सबने कहा कि ईवीएम में तो बटन दबाओगे और वोट जाएगा बीजेपी को। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा चुनाव है, और मुझको लगता है कि तीसरे चरण में स्पष्ट होगा कि वोटर किस तरफ जा रहा है। लेकिन हाँ, मेरा ये आकलन है कि आज की डेट में भी, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, बीजेपी अभी अपर हैंड पे है और उसकी स्थिति अच्छी। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जो पिछले चुनाव में जितनी बीजेपी की सीट थी उससे ज़्यादा आएगी, और जो 14 को चुनाव था उससे कम आएगी। अच्छा।
मैं प्रमोद जी की तरफ आना चाहूँगा। प्रमोद जी, जब कभी भी मुकाबला होता है तो मुकाबला दो लोग, दो पक्ष या दो, कह लीजिए कि दो साइड्स होते हैं। एक तरफ तो मोदी हैं, पूरे की पूरी बीजेपी चेहरे के साथ कह रही है उनके नाम पे चुनाव लड़ रही है, और दूसरी तरफ लीडर को लेकर, चेहरे को लेकर अभी भी कोई तय नहीं है। आप कह लीजिए कि हर पार्टी के अपने अपने लीडर हैं। उसमें भी जो दूसरी तरफ जो गठबंधन है, उसके सबसे बड़े लीडर के तौर पे अगर आप देखें तो राहुल गांधी को अगर आप कंसिडर करेंगे, जो चेहरा है, उनके साथ समस्या अब क्या हो गई कि वो अमेठी से चले गए हैं रायबरेली, और बीजेपी ये कहना चाह रही कि पहली मुकाबले से पहले ही वो भाग गए वहां से। अब अमेठी छोड़ के रायबरेली गए, उनके अपने तर्क, उनके अपने लॉजिक होंगे। क्या आप मानते हैं कि मुकाबला शुरू होने से पहले ही दूसरे साइड का जो लीडर था, जिसको कि लड़ना था, वो मैदान छोड़ गया, मान ली उसने हार कि भाई नहीं ठीक, मुकाबला नहीं, किनारे निकल लो यहाँ से? सबसे पहले तो इंडिया डेली और मिहिर जी को आभार कि उन्होंने एक